हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदीशन। वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरवुड स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बुक के ब्लॉक 2 से यूनिट 2 द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। मैंने ऑलरेडी इस ब्लॉक का यूनिट 1 अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। अगर आपको इसकी फुल प्लेलिस्ट चाहिए सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये महाभारत के सभा पर्व द बुक ऑफ द असेंबली हॉल सभा पर्व से ली गई है। पांडवों ने अपना एक खुद का राज्य बना लिया था जो और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। उनका ये जो राज्य था ये एक मैजिकल पैलेस था जो कि माया ने डिजाइन किया था। जब दुर्योधन ने इस पैलेस को देखा, जब वो देखने आया, उसने वहां विजिट किया, तो उसे पांडवों के इस पैलेस को देख के बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, इनसिक्योर फील हुई। जलन जो है कहते हैं ना हम, तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि पांडवों ने इतनी ज्यादा तरक्की करी है, उनके पास इतनी लग्जरी है और इतना अच्छा मैजिकल पैलेस है उनके पास। और यही जो जेलेसी थी ये बाद में जाके चौसर का जो खेल हुआ था, द डाइस, जो चौसर का खेल हुआ था, यही जेलेसी उसका रीजन बन गई थी, जिसमें पूरा जो पांडव फैमिली थी वो बर्बाद हो गई थी। अगर किसी ने महाभारत थोड़ी भी समझी है, पढ़ी है या सुना भी है अपने पेरेंट्स से, तो उसको पता होगा कि चौसर का खेल हुआ था और यही खेल जो था बेस बन गया था पूरे महाभारत वॉर का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट है दुर्योधन मिजरी एंड द ग्रैंडर ऑफ द पांडव्स। तो जब दुर्योधन पांडवों के उस पैलेस में जाता है, बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सा पैलेस है, सब कुछ वहाँ पे मैजिकल है क्योंकि माया ने डिजाइन किया है, तो सब कुछ बहुत ही वहाँ पे मैजिकल था। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, उस पैलेस को एडमायर करने लगता है और फिर एक इल्यूजन की वजह से वो पानी में जाके गिर पड़ता है। और उस टाइम क्या होता है, उसको उस इल्यूजन की वजह से जब वो गिरता है तो पांडव उस बात पर हंस देते हैं क्योंकि वो तो गिर जाता है, राइट। तो जब वो गिर गया तो पांडव उस चीज पे हंस देते हैं। इससे क्या होता है, दुर्योधन को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है। उनके जो मामा है, मामा शकुनी, वो उन्हें समझाते हैं कि पांडव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लकी भी हैं, लेकिन उनसे अगर हम डायरेक्ट युद्ध करें तो हम उसमें हार जाएंगे। तो इसीलिए शकुनी जो है वो चौसर का खेल जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो आइडिया जो था सारा वो शकुनी का था। शकुनी जो थे वो जानते थे कि युधिष्ठिर जो हैं, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, युधिष्ठिर, उनको गैम्बलिंग का शौक है, लेकिन वो इसमें एक अच्छे प्लेयर नहीं है। वो दुर्योधन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जीत लूंगा। बेसिकली वो दुर्योधन को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वो गैम्बलिंग के खेल में सब कुछ जीत लेंगे और वो पांडवों को एक एक करके कोशिश करेंगे कि उनसे सब चीजें दांव पे लगवाएं। फिर शकुनी और दुर्योधन ये दोनों मिलकर किंग धृतराष्ट्र को भी इमोशनल तरीके से मनाते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? ये दुर्योधन के फादर हैं। तो ये उनको बहुत ही इमोशनल तरीके से मनाते हैं क्योंकि वो मान नहीं रहे होते हैं पहले। तो दुर्योधन जो है वो रो कर कहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो मर जाएगा। और अंत में जो राजा है यानी कि धृतराष्ट्र हैं वो मान जाते हैं और एक नया डाइस हॉल बनवाने का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि शुरुआत होने वाली है कैसे कैसे उस सभा में क्या हुआ था जहाँ पे इन लोगों ने चौसर का खेल खेला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो अब क्या होता है कि डाइस का गेम स्टार्ट होता है। पांडव जो है वो अपने ग्लोरी पर हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास राज्य है, उनके पास इज्जत है, सब कुछ है इस टाइम उनके पास। ठीक है, लेकिन इस गेम के एंड तक वो सब कुछ हार चुके होते हैं। उनका पैसा भी, उनका राज्य भी, अपने भाइयों को भी, और खुद युधिष्ठिर जो है वो भी, वो सब बिक जाते हैं। और आखिर में वो दांव पे लगाते हैं अपनी वाइफ द्रौपदी को और वो भी हार जाते हैं। जो एक फैमिली गेम लग रहा था वो एक ट्रेजेडी बन गया था और वहीं से महाभारत का जो वॉर है वो शुरू होता है। मतलब ये जो गेम है यही वजह बनती है आगे चल के महाभारत के वॉर शुरू होने की। नेक्स्ट है द गेम ऑफ डाइस। अब क्या होता है कि युधिष्ठिर को डाइस के गेम के लिए इनवाइट किया जाता है और युधिष्ठिर जो है वो पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं, तो उनको डाइस के गेम का इनविटेशन आया। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये पता होता है कि ये जो गेम है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन किंग की रिस्पेक्ट के लिए वो मना नहीं करते, वहां चले जाते हैं क्योंकि किंग जो है, किंग धृतराष्ट्र,
वो एक तरीके से उनकी फैमिली ही है, राइट? कौरव और पांडव कौन है? ये आपस में कज़न्स होते हैं। जैसे चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं ना, ये आपस में वैसे ही हैं। तो जो किंग धृतराष्ट्र है, वो उनके ताऊ लगते हैं, ठीक है? तो अब एक तरीके से उनका रिलेशनशिप भी बनता है उनके साथ, और दूसरा वो किंग है, तो उनकी रिस्पेक्ट में वो मना नहीं करते, वहाँ पे चले जाते हैं। अब जो युधिष्ठिर हैं, उनके लिए धर्म सबसे इम्पोर्टेंट था। मतलब वो अपने धर्म के लिए ही जाने जाते थे कि युधिष्ठिर जो है वो सारे काम धर्म से करते हैं। तो उनके लिए धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वो ये मानते थे कि जो राजा ने ऑर्डर दिया है, वो एक अच्छे सन इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तरीके से वो उनके बेटे की तरह ही तो हुए, ताऊ हैं, वो ताऊ के लिए आप जो है चाचा के बच्चे जो है अपने खुद के बेटे की तरह ही होते हैं। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि राजा का जो ऑर्डर है, वो एक अच्छे सन और एक अच्छी प्रजा मतलब जो भी उनके राज्य में रहते हैं। तो एक जो अच्छी प्रजा है, उन दोनों की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने किंग का ऑर्डर माने। तो जब गेम स्टार्ट होता है, तो गेम के दौरान वो अपना सोना यानी कि अपना जो गोल्ड है सारा वो भी हार जाते हैं। अपना रथ वो भी हार जाते हैं। जितने उनके पास हाथी होते हैं वो भी हार जाते हैं। उनका जो अपना राज्य है वो भी हार गए, उनकी प्रजा भी हार गए। इवन युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों को भी हार जाते हैं और वो खुद को भी हार जाते हैं। मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही दाँव पे लगा दिया और वो सब कुछ हार जाते हैं। और हर मूव के बाद जब वो मतलब जब ये गेम खेल रहे थे, तो हर मूव के बाद जब वो लोग हार जाते हैं और कौरवों की टीम जीत रही होती है, तो शकुनी बोलते हैं, जीत गया, वन। ठीक है? तो बार-बार ये बोलते रहते हैं। आखिर में क्या होता है कि शकुनी के कहने पर युधिष्ठिर जो है वो अपनी वाइफ द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और उसे भी हार जाते हैं। तो दुर्योधन जो है वो द्रौपदी को कोर्ट में लाने का ऑर्डर देते हैं। अब अगर किसी ने महाभारत देखी होगी तो उन्हें पता होगा द्रौपदी को किस तरीके से कोर्ट में लाया जाता है। उन्हें एक तरीके से मेड की तरह काम करने को बोला जाता है। कहाँ वो क्वीन है, ठीक है? वो रानी है एक राज्य की और अब उनको मेड की तरह काम करने को बोला जा रहा है, राइट? तो उनको बहुत ही ज़्यादा हैरास किया जाता है। जो दुर्योधन का छोटा भाई होता है वो उनको कोर्ट में बहुत घसीटते हुए लेकर आता है, तो बहुत बुरी तरीके से उनको कोर्ट में लाया जाता है। उनको सब मना करते हैं। धृतराष्ट्र जो है वो भी मना करते हैं, अपने बेटे को रोकने की कोशिश करते हैं। विदुर जो उनके कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर थे वो भी रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं, जो इनके गुरु होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य वो भी रोकने की कोशिश करते हैं। भीष्म पितामह वो भी रोकने की कोशिश सब लोग जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। दुर्योधन जो है वो कोर्ट में लाने का ऑर्डर दे देता है और उनका जो छोटा भाई है वो उन्हें कोर्ट में लेकर आता है बहुत ही बुरे तरीके से घसीटते हुए बालों से। ठीक है? नेक्स्ट है द केस ऑफ द्रौपदी। अब द्रौपदी के साथ क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो द्रौपदी को कोर्ट में घसीट कर लेकर आया जाता है, तो मैंने आपको बताया ये। और उन्हें तब लेकर आया जाता है घसीट कर जब वो अपनी मंथली साइकिल में होती है। मतलब उस टाइम पे वो अपनी मंथली साइकिल में है। मंथली साइकिल एज इन जैसे वुमेन्स को गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन होती है ना हर मंथ, तो वो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन में ही होती है, अपनी मंथली साइकिल में होती है। तो उनको उस हालत में कोर्ट में घसीट के लाया जाता है उनके बालों से, ठीक है? और उनकी बॉडी पे सिर्फ एक ही कपड़ा होता है। अब जब उनको वहाँ पे घसीट के लाया जाता है, तो वो वहाँ पे अब कोर्ट में किंग बैठे हुए हैं सामने, बड़े-बड़े गुरु बैठे हुए हैं सामने, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, तो वो उन सब से एक तरीके से जस्टिस माँगती है, इंसाफ माँगती है, कोर्ट से सवाल करती है कि ये जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? ठीक है? फिर जो दुर्योधन का छोटा भाई है दुशासन, वो उनकी साड़ी जो है उसे खींचने की कोशिश करता है। और जो कर्ण थे, जो दुर्योधन की साइड होते हैं कर्ण, वो उन्हें बहुत गलत-गलत बातें बोलते हैं द्रौपदी को, ठीक है? वो उन्हें एक तरीके से वेश्या बोल देते हैं, दास बोल देते हैं कि अब तो तुम्हें हार दिया है तो तुम हमारी दासी हो, ठीक है? और क्योंकि द्रौपदी जो थी उन्होंने पाँचों पांडवों से शादी की हुई थी, तो उन्हें ये बोल देते हैं कि तुम्हारे पास तो इतने पति हैं, तुम वेश्या हो, ये सब चीज़ें जो हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है? तो ये इतनी गंदी-गंदी चीज़ें जो हैं उन्हें वहाँ पे बोली जाती हैं। लेकिन एक डिवाइन पावर वो उनकी हेल्प करती है। ठीक है? और कौन होते हैं वो डिवाइन पावर्स? भगवान श्री कृष्ण। जब उनकी दुशासन उनकी साड़ी खींचने की कोशिश करता है, तो द्रौपदी जो है, वो भगवान कृष्ण को अपना फ्रेंड मानती हैं, ठीक है? तो वो उन्हें अपना फ्रेंड मानती हैं, वो उनसे एक तरीके से हाथ जोड़कर उनसे हेल्प माँग रही होती है, मन-मन में उनका नाम ले रही होती है कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, वो सबके बीच में उनकी साड़ी उतरने नहीं देते, राइट? अगर किसी ने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा, सब कुछ ये टीवी पे दिखाया जाता है। तो वो उनके जो कपड़े हैं वो सबके सामने उन्हें कह सकते हैं
वो कपड़े उतारने नहीं देते, वो उनकी हेल्प करते हैं वहाँ पर, ठीक है? और दुशासन जो है वो उनकी साड़ी खींचते-खींचते थक जाता है, लेकिन वो साड़ी खत्म ही नहीं होती। फिर द्रौपदी जो है, इसके बाद जब दुशासन बिल्कुल थक कर गिर जाता है, तो उसके बाद द्रौपदी जो है वो कोर्ट से पूछती है कि युधिष्ठिर ने पहले खुद को हारा या फिर उसे हारा था? अगर वो पहले ही स्लेव बन गया था, तो उसे कैसे दाँव पर लगा सकता है? मतलब अगर युधिष्ठिर जो है वो खुद ही स्लेव बन चुके हैं, पहले युधिष्ठिर ने खुद को हारा या फिर द्रौपदी को हारा। तो अगर युधिष्ठिर पहले खुद को हार चुके हैं, दैट मीन्स वो स्लेव बन चुके हैं, तो अब उनका क्या हक बनता है कि वो द्रौपदी को दाँव पे लगाएँ? युधिष्ठिर पहले अपनी वाइफ को लगाते दाँव पे, तो ये बात समझ में आती है कि युधिष्ठिर ने एक तरीके से अपनी वाइफ को लगाया, क्योंकि अभी उनका राइट बनता है, ठीक है? और फिर उन्होंने खुद को दाँव पर लगाया। तो इसीलिए द्रौपदी जो है वो कोर्ट से ये क्वेश्चन करती है कि युधिष्ठिर ने पहले खुद को हारा या फिर उन्हें? अगर वो पहले ही स्लेव बन गए थे, तो वो उन्हें दाँव पर कैसे लगा सकते थे? फिर उसके बाद भीष्म पितामह जैसे जो वहाँ पे बिल्कुल ज्ञानी बैठे हुए थे, वो इन सब चीज़ों का आंसर नहीं दे पाते। ये सब चीज़ें उनके सामने ही तो हो रही थी, राइट? तो वो इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते। देन उसके बाद जो कर्ण है, कर्ण कहते हैं कि द्रौपदी तो युधिष्ठिर की ही प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो उनकी वाइफ थी, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर की प्रॉपर्टी थी। द्रौपदी जो है, सबको कोर्ट में बहुत ज़्यादा सुनाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा चुप बैठे हुए होते हैं, ठीक है? उनके चुप रहने के लिए, मतलब कि आप लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ है, यहाँ पे इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, किंग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं और भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। इतने बड़े-बड़े लोगों के बैठने के बाद भी, जो कि अच्छे लोगों में काउंट होते थे ये सब लोग। तो यहाँ पे इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, उसके रहते हुए भी द्रौपदी के साथ इतना जो ये बड़ा जो सीन हुआ, ये कैसे हो गया? किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? सब लोग चुप क्यों रह गए? ये बात जो है वो कोर्ट में पूछती है, सबको बहुत ज़्यादा सुनाती है। वहाँ पे क्या होता है कि पांडवों की और जो कौरवों की मदर्स हैं वो भी आ जाती है। द्रौपदी इतना ज़्यादा इंसल्टेड फील करती है कि वो उनको श्राप देने की, मतलब कर्स देने के उस पे आ जाती हैं। तो उस टाइम पे कौरवों की जो मदर है वो द्रौपदी को रोक लेती हैं, उनसे सॉरी बोलती हैं, उनसे कहती हैं कि कर्स मत दो, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है। ठीक है? तो ये पूरा जो कोर्ट सीन है ये मैंने आपको बताया है कि द्रौपदी के साथ वहाँ पे क्या-क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द किंग्स ऑफरिंग ऑफ द 3 बून्स टू द्रौपदी। तो अब जब द्रौपदी सबको वहाँ पे कर्ज देने वाली होती है इस पूरे सीन के बाद, तो कौरवों की जो मदर होती है वो उनको रोक लेती हैं, उनसे सॉरी बोलती हैं, हाथ जोड़ती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनसे आप ये कहिए कि एक तरीके से भीख माँग रही होती हैं कि मत दो कर्ज, राइट? और अगर द्रौपदी उस टाइम पे कर्ज दे देती तो वहाँ पे उस कोर्ट में जितने लोग थे सब के सब जो है वो निकल लेते, एक तरीके से आप समझ लीजिए सब मर ही जाते, उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। ठीक है? तो वो उनको रोकती हैं, उनसे बोलती हैं कि सबको माफ़ कर दो, कर्ज़ मत दो। तो इस बीच क्या होता है कि जो राजा धृतराष्ट्र हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देख तो ख़ैर वो नहीं सकते थे, उनकी आँखें नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो द्रौपदी को 3 बूँद यानी कि 3 वरदान देते हैं। उनको कहते हैं कि तुम कोई भी 3 वरदान माँगो, मैं आपको दूँगा। ठीक है? तो द्रौपदी जो है उस 3 वरदान में एक तो युधिष्ठिर की फ्रीडम माँग लेती है कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उनके जो भाई हैं, मतलब जितने भी पांडव हैं 500 पांडवों को छोड़ दिया जाए, उनकी फ्रीडम माँगती है। तीसरा वरदान जो है वो द्रौपदी मना कर देती हैं, वो कहती हैं कि पांडव जो है अपनी किस्मत खुद बनाएँगे, तो इसलिए मुझे कोई भी तीसरा वरदान नहीं चाहिए। वो बेसिकली युधिष्ठिर और उनके भाइयों की फ्रीडम माँग लेती है। कर्ण जो है वो भी मानता है कि द्रौपदी ने उस दिन पांडवों को बचा लिया, वरना वो पांडवों को स्लेव बनाकर रखते। तो द्रौपदी ने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने 3 जो उन्हें बूंस दिए गए थे, उसमें उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर की फ्रीडम मांगी, फिर भाइयों की फ्रीडम मांगी सारे, और उसके बाद थर्ड जो था उसको लेने से उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मेरे जो हस्बैंड्स हैं यानी कि जो पांडव है वो अपनी किस्मत जो है वो खुद डिसाइड करेंगे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि पांडवों ने उसी कोर्ट में इस चीज की कसम खाई कि वो लोग जो हैं, एक तो दुशासन के ऊपर,
कि दुशासन ने जिस तरीके से वो द्रौपदी को खींच कर लेकर आए थे, उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि हम उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, दुर्योधन के लिए भी खाई कि नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरीके से वहाँ पे जितने भी लोग थे उस कोर्ट में, जो चुप बैठे रहे, जिन्होंने साथ नहीं दिया, तो पांडवों ने एक तरीके से कसम खा ली कि वो उन्हें अब आगे चल के छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो गेम था, ये बेस बन गया आगे चल के जो महाभारत का युद्ध हुआ उसका। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हमने इस यूनिट में यही देखा कि जो दुर्योधन की जेलसी थी, वही रीज़न बना इस डाइस गेम का। शकुनी ने बिना युद्ध के, बिना वॉर के पांडवों को हराने का प्लान बनाया कि कैसे उनका सब कुछ छीन लिया जाए। द्रौपदी की सभा में यानी कि कोर्ट में बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई। ये दिखाया जाता है कि पुराने टाइम में पावर, लॉ और जेंडर का मिसयूज कैसे होता था। डाइस गेम ने पांडवों की जो किस्मत है उन्हें बिल्कुल ही बदल के रख दिया। कहाँ वो अपनी ग्लोरी पे थे और कहाँ ये जो गेम है उनका मिसफॉर्चून बन गए। जहाँ वो टॉप पर थे वहां पर वो सब कुछ हार चुके हैं। तो इस पूरे इवेंट में द्रौपदी की हिम्मत और उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो सबसे ज्यादा शाइन करती है कि उन्होंने आखिरी तक हिम्मत नहीं छोड़ी। उनको जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा, उन्होंने खुद अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की। उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो उन्होंने भगवान का नाम लिया। भगवान ने, डिवाइन पावर ने उनकी हेल्प भी करी। उन्होंने उसके बाद एक तरीके से कर्ज भी देना चाहा बट उनको रोक लिया गया। लेकिन जब उन्हें 3 वरदान मिले तो उसका उन्होंने अच्छे से यूज़ किया। उन्होंने पांडवों को फ्री करा दिया ताकि आगे वो लोग खुद डिसाइड करें। कहीं न कहीं उन्हें पता ही था, हालाँकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अब 5 हस्बैंड है भैया, एक भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया, राइट? तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ये भी फ़ील कर रही थी कि मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाया। राइट, तो वो उनसे नाराज़ भी थी बट कहीं न कहीं उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया और इसमें सबसे ज़्यादा जो शाइन किया वो उनकी हिम्मत और उनका जो माइंड था, जो उस टाइम पे वर्क करा। उन्होंने सबकी फ्रीडम माँगी ताकि आगे चल के कुछ हो सके। राइट, वो अपनी किस्मत का जो फैसला है वो खुद कर सके। तो उनकी हिम्मत और उनका जो माइंड था, वो इस पूरे इवेंट में बहुत ज़्यादा शाइन करके बाहर आया। तो चलिए इसी के साथ ही यूनिट यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉक की यूनिट 3 और यूनिट 4। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.